हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात सर ए टू जेड। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 ऐसे प्रश्न जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लोग नियमित अंतराल पर रोज़ ही वीडियो लाएंगे और आपके परीक्षाओं से संबंधित, आपके सामान्य जानकारी से संबंधित सभी जिज्ञासाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, देखते हैं पहला प्रश्न। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच मान जो होता है मनुष्य के रक्त का कितना होता है, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक पीएच स्केल को देख लेते हैं। पीएच स्केल के बीच का जो भाग होता है वो 7 होता है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से एक स्केल बना लेते हैं। और इस स्केल में हम जानते हैं कि जो 7 जो होता है वो उदासीन होता है, उदासीन होता है। और 7 से पहले हम लोग याद रखेंगे ये होता है आपको एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और 7 के बाद का जो होता है वो क्षारीय होता है। तो जो हमारा ब्लड है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच जो होता है वो क्षारीय होता है और 7.4 होता है। इसको याद रखेंगे मित्र। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है, और यह कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। एक बैरल में कितने लीटर होता है? दूसरा प्रश्न है। एक बैरल शब्द अक्सर हम लोगों को न्यूज़ में या फिर समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है कि बैरल का कच्चे जो तेल होता है उसको हम लोग बैरल में मापते हैं, और बैरल का दाम, एक बैरल का दाम इतना हो गया या इतना कम हो गया, ऐसे सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो इसका जो सही उत्तर है, एक बैरल में होता है 159 लीटर। इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसको याद रखेंगे, ये बिल्कुल ही आसान है, ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति हम जानते हैं कि 1 सेकंड में जितनी तरंग उत्पन्न होती है, एक तरंग को कहा जाता है कि ये ऊपर शीर्ष होता है और ये शीर्ष है, तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष, या फिर ये गर्त है तो एक गर्त से दूसरे गर्त, तो वो एक शीर्ष से दूसरा शीर्ष या एक गर्त से दूसरा गर्त एक पूर्ण तरंग कहा जाता है। तो एक आवृत्ति, मतलब आवृत्ति का मतलब ये होगा कि 1 सेकंड में कितनी आवृत्ति उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज कहा जाता है। इसको HZ से सूचित किया जाता है, और इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग N से इसको आवृत्ति को सूचित किया जाता है, और इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा है कि विटामिन के जो होता है वो हमें रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। और किसी तत्व का दिया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है और द्रव्यमान संख्या 33 हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। बीच में जो नाभिक होता है इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो परमाणु का जो क्रमांक संख्या होता है, किसी भी परमाणु के क्रमांक संख्या होता है, वो प्रोटॉन
या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ प्रोटॉन कितना है, 16 है, या इलेक्ट्रॉन भी 16 है। किसी भी परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या हमेशा बराबर होता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और ये दोनों ही संख्या बराबर होता है तभी परमाणु का अस्तित्व भी है, क्योंकि दोनों जब बराबर होगा तो परमाणु का कुल जो आवेश होगा वो उदासीन होगा, 0 होगा। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 16 है और परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है वो 33 है। तो 33 टोटल है, इसमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो ये 33 है और यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 16 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या तब कितना होगा, इसको इसमें से हम ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 33 में से 16 चला जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 17, मतलब कि 17। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरह के अन्य प्रश्न भी अगर आ रहे हैं तो आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आशा है ये तथ्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ताप का एसआई मात्रक। तो अक्सर हम लोग इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ताप का जो सबसे पॉपुलर मात्रक है वो सेल्सियस होता है। मनुष्य का जो शरीर का तापमान हम लोग उसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कोविड-19 जो कि पूरे विश्व में हानि पहुंचाए, यह बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो हम सभी जानते हैं कि यह बीमारी जो पूरे विश्व इससे हताहत रहा और यह बीमारी वायरस के कारण हुआ, क्योंकि अभी तक वायरस जनित रोगों का कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। उसके लिए कोई खास आज तक अभी के जो समय है उस समय तक इस पे कोई खोज नहीं हो पाया है, इसलिए काफ़ी इससे पूरी दुनिया हताहत हुई। तो अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं मित्र। ये दिया हुआ है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है, और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 200 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 0 से 20 हर्ट्ज, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्न में देखा है कि हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। तो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, मतलब कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि तरंग को या 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंग को नहीं सुन पाता है। मनुष्य की सुनने की जो क्षमता है वो यही है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। आशा है ये तथ्य को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो ये मेंडलीफ थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है इसे। रदरफोर्ड का सिद्धांत भी है, परमाणु के संरचना के बारे में है। नील्स बोर ने इसमें काम किया है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, और रदरफोर्ड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। ध्वनि की चाल सबसे अधिक निम्न में से किसमें होती है। क्या क्या ऑप्शन दिया हमारा, हवा है, पानी है, इस्पात है, निर्वात है। तो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको पहले न्यूटन ने बताया था, तो न्यूटन 330 बताए थे, 330 मीटर प्रति सेकंड। फिर लाप्लास ने उसे करेक्शन करके 332 मीटर प्रति सेकंड बताया। पानी में जो ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 1400 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इस्पात में ध्वनि की चाल जो होती है वो 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में 0 मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस्पात जो है
वो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। ध्वनि की चाल लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं मित्र। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें संपन्न होता है? मतलब कि नीचे दिए गए जो भाग हैं या इसके अलावा भी अगर कोई भाग हो, हालांकि इसके अलावा भाग नहीं है, 4 ऑप्शन में ही आपको उत्तर देने हैं। तो इन चारों में सबसे प्रमुख भाग कौन सा है जिसमें पाचन की सबसे अधिक क्रिया होती है? तो सबसे पहले खाना अमाशय में जाता है, फिर अग्नाशय से होते हुए छोटी आंत, तो फिर बड़ी आंत, और उसके बाद निकल जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो जो सबसे प्रमुख भाग हमारा है पाचन क्रिया का है वो है छोटी आंत है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? छोटी आंत हुआ। आगे बढ़ते हैं मित्र। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग कई परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुका है। इसको हम लोग याद रखेंगे बीसी से बीसी से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो बीसी का मतलब ये होता है कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी ऐसा है कि वो जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो है ए है, डी है, ई है, के है, ये वगैरह जितने भी होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, वर्षा में। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ है कि जल में कौन सा घुलनशील है? तो जल में हम लोग याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में बीसी। तो बीसी का मतलब होता है विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं मित्र। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका में जो प्रोटीन होती है, तो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन में बदलता है। तो आरएनए को प्रोटीन में कौन सा निम्न में से भाग है जो कि बदलता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम। इसको याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग परीक्षाओं में से पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके स्कूली जीवन से अभी तक लगभग कई बार इस प्रश्न को आपने सामना किया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन दिया हुआ है टाइलिन, एमाइलेज, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये दोनों ही एंजाइम मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। टाइलिन भी पाया जाता है और एमाइलेज भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो पानी का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। कई बार ऐसा गलती हो जाती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बना देते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर नहीं होकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसको याद रखेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये तो खैर साधारण सा प्रश्न है, लेकिन कॉमन प्रश्न है, कई सारे परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, विटामिन सी। विटामिन सी के सबसे प्रचुर मात्रा कहाँ मिलता है? आंवला में मिलता है, नींबू में मिलता है, रस वाले जितने फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है, और जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है? और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री, -40, 100 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ हम लोग आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेल्सियस स्केल जो होता है और फ़ारेनहाइट स्केल, तो सेल्सियस स्केल का जो न्यूनतम पॉइंट होता है वो 0 होता है और अधिकतम 100 होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग जाएं तो फ़ारेनहाइट में न्यूनतम 32 डिग्री और ये 212 डिग्री होता है, 212। तो अगर इस दोनों को अगर हम लोग मिलाएं तो जो सेल्सियस होता है C और अधिकतम पॉइंट 100 और न्यूनतम पॉइंट को हम घटाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा फ़ारेनहाइट में F
212 माइनस 32, तो यहाँ हो जाएगा C/100 और यहाँ हो जाएगा F माइनस 32/180। इसको हम लोग काट देते हैं, 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, मतलब कि C/5 और F माइनस 32/9। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब इस फॉर्मूला में अगर दोनों ही मान को अगर समान माने हम लोग, मतलब कि दोनों C और F, C की जगह पर और F की जगह दोनों पर x अगर रख दें तो हमारा मान आएगा -40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है, अर्थात कि -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखेंगे, ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि किस अंग के कार्य न करने के कारण डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, किडनी। साधारण सा प्रश्न है, लेकिन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किडनी कार्य न करने के कारण मरीज को डायलिसिस कराया जाता है। तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे मित्र कि यह वीडियो कैसा लगा, और नियमित अंतराल पर सभी विषयों के लिए विज्ञान के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संविधान से संबंधित सभी विषयों पर अलग अलग टॉपिक तथा सेट बनाकर आप लोगों के बीच लाया जाएगा, ताकि आपको अपने परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।